नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है कि हम चक्रवात रेमल के बारे में जानें। चक्रवात रेमल ने फाइनली बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में लैंडफॉल कर लिया है। लैंडफॉल से तात्पर्य है कि अब ये सी बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था, वहाँ से अब ये फाइनली लैंड पे आ गया है, जिसकी वजह से कोलकाता में हेवी रेन्स देखने को मिल रही हैं, भारी बारिश हो रही है। साथ ही साथ जो डर था वो सच हुआ, सुंदरबंस को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसी तरह अगर हमें याद हो साइक्लोन अम्फन के बारे में, साइक्लोन अम्फन के दौरान भी सुंदरबंस को काफ़ी हैवी डैमेज देखना पड़ा था, जिसकी वजह से सुंदरबन का इकोसिस्टम भी इम्पैक्ट हुआ था। तो इसी के बारे में आज जानेंगे बहुत सारी चीज़ें, चक्रवात बनते कैसे हैं, साथ ही साथ अरब सागर में, अरेबियन सी में और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात में कैसा डिफरेंस आ रहा है। पहले तो बंगाल की खाड़ी में बहुत ज़्यादा बनते थे, आज भी बन रहे हैं, पर अब हम देख रहे हैं अरब सागर में भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि अरब सागर में भी अब चक्रवातों का डेवलपमेंट होने लगा है, जिसकी वजह से भारत को अपने पूर्वी तट के साथ साथ अपने पश्चिमी तट का भी देखरेख करना पड़ेगा, जहां पे ट्रेडिशनली हमने कभी चक्रवात उतने ज़्यादा देखे नहीं। तो चक्रवात रेमल के बारे में जान लेते हैं। लैंडफॉल याद रखिएगा, कोलकाता और वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में हुआ है इसका। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात रेमल की पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगहों पे भी ले जाया गया है। तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान के प्रभाव से बचने के लिए एहतियात के तौर पर सुंदरबन और सागर द्वीप सहित बंगाल के तटीय क्षेत्रों से 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो ये बेसिकली सुंदरबन का जो इलाका है, जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, भारत में वेस्ट बंगाल और यहाँ बांग्लादेश में स्थित है, ये सुंदरी ट्रीज से बना हुआ मैंग्रोव का इलाका है। मैंग्रोव हम जानते हैं एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि बेसिकली ऐसे पेड़ों से बना है जो इस पारिस्थितिकी तंत्र में, जो बहुत ज़्यादा नमकीन पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, वहाँ पे सिचुएटेड है। बंगाल में हमारी रिवर गंगा रिवर और साथ ही साथ हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, दोनों वहाँ पे भी मिलती हैं, और यहाँ पे क्या बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे अपने सारे अवसाद सेडिमेंट्स लाके जमा करती हैं और यहीं पे ही मैंग्रोव्स बनते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है, वो भी इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें चक्रवातों की, तो एक दो तीन चीज़ आप समझ लीजिए। अभी फ़िलहाल का जो चक्रवात है, ये 1 मिनट आप रुकिएगा, ये है इसका पॉसिबल जो ट्रेजेक्टरी है, सेंट्रल बंगाल की, मध्य बंगाल की खाड़ी से उभरा ये। यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बना, निचले दाब का इलाका बना, लो प्रेशर, और लो प्रेशर इतना बन गया कि फाइनली ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, यानी कि इसकी जो स्पीड थी 110 से लेके 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी। अभी जो कोलकाता में वेस्ट बंगाल में हवाएं चल रही हैं 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, पर ये डाई आउट कर जाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लैंडफॉल कर चुका है। लैंडफॉल का क्या मतलब होता है? लैंडफॉल का मतलब होता है फाइनली ये लैंड पे आ गया, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंडफॉल करने की वजह से जो इसकी गति है वो कम हो जाएगी। लगातार इसको जो फ्यूल या ईंधन जो दे रहा होता है, वो मॉइस्चर, जो नमी आपको मिल रही होती है बड़े बड़े सागरीय क्षेत्रों से, वहाँ से मिलती है। जब इसके पास नमी की कमी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये फाइनली वीक हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बांग्लादेश में भी काफ़ी इलाकों में जाने वाला है। भारत में सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, ओडिशा में भी माना जा रहा है कि ये इम्पैक्ट लाने वाला है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ प्रोग्रेशन होगा। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया वेल्ड मार्क बन जाएगा मई 28 तक, ऐसे धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात आप याद रखिएगा कि लैंडफॉल का मतलब है फाइनली ये लैंड की तरफ आ गया है। जैसे भूमि पे आ जाता है, इसको नमी से ईंधन मिलना बंद हो जाता है और ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको दूंगी। पहले चक्रवात समझ लेते हैं, चक्रवात होते क्या है और किस प्रकार से बनते हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है कि नाम कैसे रखा जाता है चक्रवात का, रेमल का क्या मतलब है, रेमल किसने नाम दिया है, ये सारी चीज़ें भी जाननी ज़रूरी, क्योंकि यूपीएससी में पूछा जाएगा। चक्रवात रेमल, जिससे 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने और 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से झोंके आने की उम्मीद है, या एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यानी कि ट्रॉपिक्स के बीच में बना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में बना है। आईएमडी ने कहा कि चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल और दक्षिण और उत्तर
चौबीस परगना, पूर्व मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा, हुगली जैसे जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, या उत्तरी ओडिशा को भी प्रभावित कर सकता है तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को भी अत्यधिक बारिश या वर्षा देखने की उम्मीद है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सूची में नाम जो रेमल है किसने दिया है? ये ओमान ने दिया है, नाम याद रखिएगा, ओमान ने दिया है। इसका मतलब रेत होता है, ठीक है। और यहाँ पे भारत सरकार भी नाम देती है, पर यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, जो इंडियन ओशन का इलाका, सिर्फ इंडिया का तो है नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इंडियन ओशन में रहती हैं, जैसे इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, ये सारी कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन में जितने भी चक्रवात ओरिजिनेट करते हैं उनका नाम ये रखती है। और यहाँ पे इसलिए आप देखते हैं हर कंट्री से आपको एक नाम देखने को मिलता है। मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, नाम दिया जाएगा, किस देश ने दिया है उसको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चक्रवात जो आया है रेमल 2024 प्री मानसून सीजन के मेष क्षेत्र में आने वाला पहला चक्रवात है। प्री मानसून यानी कि मानसून अभी शुरू नहीं हुआ, मानसून जून 1 से शुरू होता है, उससे पहले आने वाला पहला मानसून है, पहला चक्रवात है, चक्रवात रेमल, ठीक है। नाम क्यों रखा जाता है? पहली बात तो नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर किसी चक्रवात के बारे में आप बात करेंगे तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, और आपको पता रहे कि वो देश भी इसी चक्रवात के बारे में बात कर रहा है, हम भी इसी चक्रवात के बारे में बात कर रहे हैं, तो लैक ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन ना हो जाए, उसी को लैक करने के लिए रखा जाता है। आरंभ में इनको अक्षांश तथा देशांतर के आधार पर जाना जाता था, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, और परंतु भ्रम की स्थिति होने पर इनका नामकरण आरंभ कर दिया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक ऑस्ट्रेलिया मौसम विज्ञानी ने महिलाओं के नाम पर इसका नामकरण शुरू कर दिया, और तथा वर्ष 1978 तक इसी परिपाटी का पालन किया जाता है, परंतु अब पुरुष तथा महिला दोनों के नामों पर इनका नामकरण किया जाता है। पहले सिर्फ महिलाओं के नाम पे रखा जाता था, अब महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के नाम पे रखा जाता है। पर अगर हम उत्तरी हिंद महासागर की बात करें तो इसमें नामकरण की शुरुआत कब शुरू हुई है? याद रखिएगा किस वर्ष में हुई है? 2004 में हुई है। अब यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं कि 2002 में शुरू हुई है, 2001 में शुरू हुई है, याद रखिएगा 2004 में शुरू हुई है। किसमें कितने देश शामिल हैं नामकरण करने में? 13 देश शामिल हैं। बांग्लादेश है, भारत, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात भी है और यमन भी है। और पहले ही नामों की सूची पहले से तैयार हो जाती है और सूची में फिर नाम सिलेक्ट होता है रोटेशनल बेसिस पे। फिर वह समिति इस सूची में से देश के नाम के वर्णमाला क्रम के हिसाब से चक्रवातों का नामकरण करती है, ठीक है। अगर हम चक्रवात की बात करें, ये देखिए चक्रवात किस प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें चक्रवात कैसे शुरू होता है, तो इसको एक पर्टिकुलर वार्म एरिया चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस का मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, न्यूनतम तापमान चाहिए। जब किसी भी वाटर बॉडी में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा बन जाता है और वहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम बनने लगता है तो चक्रवात की शुरुआत होती है। तो जो लो प्रेशर के अराउंड हवाएं चलती हैं, हवाओं को ये अट्रैक्ट करता है, उससे चक्रवात बनते हैं। जैसे अभी आप देखिए ये पर्टिकुलरली जो एरिया है ये लो प्रेशर एरिया है और इसको चक्रवात की आंख भी कहा जाता है, आई कहा जाता है। ये काम एरिया होता है, यानी कि बहुत शांत एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योटिक नहीं होता। क्योस कहाँ होता है? जो बाहर का, उसके आजू बाजू का एरिया होता है। अब यहाँ पे ये जान लीजिए कि अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, उल्टा चलता है, और दक्षिण में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। यानी कि जो चक्रवात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो ये कैसे चलेंगे? ये ऐसे चलेंगे, और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे दोनों में यही बदलाव होता है। यहाँ पे बीच का जो एरिया होता है शांत होता है क्योंकि लो प्रेशर का एरिया है। बगल में यहाँ पे जो इसके आजू बाजू जो हवाएं घूमती रहती हैं ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, और हवाएं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। और हर साइक्लोन जो होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर मैं बात करूं तो ये पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ जाता है, क्योंकि ट्रेड विंड्स होती हैं जो आपकी व्यापारी पवनें होती हैं, इनको इसी तरफ ढकेलती हैं। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से नीचे ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये फिर
पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहा है तो इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे इसमें आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से आपके साइक्लोन्स फॉर्मुलेट होते हैं। देखो, चक्रवात एक बड़े पैमाने पर हवा की प्रणाली है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बनता है, उसी के बाद हवाएं इसके आसपास जाती हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, ये पर्टिकुलर जो डायग्राम है, इसमें जो आपकी आउटफ्लो हो रही है विंड की, बाहर की साइड हो रही है, ठीक है, और जो आपकी वार्म एयर है, गर्म हवा है, वो नीचे की तरफ घुस रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा एक प्रेशर सिस्टम बन रहा है। यहाँ पे रेन के बैंड्स भी निकल रहे हैं साथ में, यहाँ पे क्लाउड्स बन रहे हैं, आपके क्यूमुलस क्लाउड, निम्बस क्लाउड, सारे क्लाउड्स भी बन रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली यही क्लाउड्स होते हैं जो बारिश लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, चक्रवात ध्यान से पढ़ लें। चक्रवात होते क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हवा की प्रणाली है और कम दबाव वाले, लो प्रेशर एरिया वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है। यह आमतौर पर भयंकर तूफान और खराब मौसम के साथ भी होता है। एनडीएमए के अनुसार चक्रवात की विशेषता अंदर की ओर घुमावदार हवाएं हैं, यानी कि हवाएं यहाँ अंदर की ओर घूमती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती हैं। चक्रवात के प्रकार भी दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर तथा 5 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, इस वजह से भूमध्य रेखा के दोनों 5 से 8 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस फोर्स है, इस वजह से यहाँ पे चक्रवात नहीं बनते हैं, अभाव रहता है। तो कोरियोलिस फोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडल तूफान होते हैं और जिनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखाओं के पास होती है। ITCZ जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये बेसिकली जब गर्मियों का मौसम होता है तो ये नॉर्थ की तरफ जाता है, सर्दियों का मौसम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से, तो ये साउथ की तरफ जाता है। इसके प्रभाव से निम्न वायु दाब के केंद्र में विभिन्न क्षेत्रों में पवनी अभिसरित होती हैं तथा कोरियोलिस बल के प्रभाव से वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण भी करती है। फलतः वृत्ताकार समदाब रेखाओं के सहारे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि व्यापारिक पवनें जो होती हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं, वो बेसिकली इसको पूर्व से पश्चिम की तरफ ढकेलती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं, या तो आपके या बेसिकली इसके बियॉन्ड जो होते हैं, ये लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बियॉन्ड जो हो जाएगा यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। फिर इस एरिया में यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बेसिकली होते हैं आपके, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के अधिक होने के कारण ये वर्ष भर उत्पन्न रहते हैं, क्योंकि इसको नमी से ईंधन मिलता है। नमी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मौजूद है? जो साउथ का एरिया है, वो दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पे नमी ज़्यादा है, वहाँ पे वाटर बॉडीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको हमेशा नमी से ईंधन मिलता रहता है। ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार तथा वी आकार के भी होते हैं, जिसके कारण इन्हें निम्न गर्त या ट्रॉफ भी कहा जाता है। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से लेकर 65 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जिनकी गति पछुआ पवनों के कारण प्रायः पश्चिमी से पूर्व दिशा की ओर रहती है और शीत ऋतु में अधिक विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति ठंडे एवं गर्म दोनों विपरीत गुणों वाली वायु राशियों से मिलने के बाद ही होते हैं, तभी तो डिफरेंस रहेगा, तभी हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी UPSC में पूछी जा सकती है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, अगर हम बात करें 1891 से लेकर 2017 तक, बीच में अभी देखा जा रहा था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा विकसित हो रहे थे। ये बात अभी भी सच है, बंगाल की खाड़ी अभी भी ज़्यादा विकसित कर रही है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। पर अगर हम बात करें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये भी काफ़ी विकसित होने लगे, यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है या फिर वैश्विक तापन है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम बात करें अरब सागर की, तो अरब सागर में भी पहले से अब अधिक चक्रवात आने लगे हैं। यानी कि जनरली तो हम जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी जो है वो ज़्यादा गर्म मानी जाती है, ठीक है, अरब सागर से
अगर हम इसे कंपेयर करें तो। पर अगर हम बात करें अरब सागर में 2019 में 5 चक्रवात आए थे और बंगाल की खाड़ी में 2019 में 3 चक्रवात आए थे और चौथा डेवलप हो रहा था। फिर यहाँ हम बात करें फिर 2018 में 3 चक्रवात आए और फिर उसके 2018 में 3 चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में 4 चक्रवात आए। तो अब देखिए मैचिंग हो रही है। कभी कभी तो अरब की खाड़ी में भी अरब सागर में भी बंगाल की खाड़ी से कंपैरिजन में ज़्यादा चक्रवात आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वैश्विक तापन की वजह से ही हो रहा है अगर हम देखें तो, ठीक है। उसके बाद जैसे साइक्लोन टॉक्टे आया था, ये अरब सागर में आया था, मोर फ्रीक्वेंटली आने लगा है, ठीक है। एवरेज 5 साइक्लोन आए हैं अगर हम औसतन देखें तो, जिसमें 4 बंगाल की खाड़ी में आए हैं। बंगाल की खाड़ी गर्म मानी जाती है अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें इसे अरब सागर से, और दूसरा एक अरब सागर पे आया है। अगर हम इसे कंपेयर करें 1891 से लेकर 2017 तक, उसके बाद 2017 से 19 के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल साइक्लोन देख लीजिए, 17 में 3 आए थे, 18 में 7 आए हैं, 19 में 8 आए हैं, यानी कि बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पे सिविरिटी भी बढ़ती चली जा रही है। साफ साफ ये सिम्टम्स हैं कि वैश्विक तापन बढ़ रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि चक्रवातों से लड़ने के लिए भारत कितना तैयार है, वो भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से भारत तैयार है और चक्रवात भारत में कितनी बड़ी चिंता है। भारत में चक्रवात से बचने के क्या क्या तरीके हैं। खतरों का मानचित्र, चक्रवाती खतरों का मानचित्र असल में मानचित्र पर चक्रवात जोखिमों के मूल्यांकन के परिणामों से प्रदर्शित करता है, जो विभिन्न तीव्रताओं या अवधियों की आवृत्ति संभावना को इंगित करता है। इसके अलावा भूमि उपयोग का विनियम भी होता है, जैसे भूमि उपयोग के नियंत्रण को नियंत्रित करने और भवन संहिता लागू करने के लिए नीतियों का कार्यान्वयन हो गया है। जैसे कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में मानव बस्तियों के बजाय पार्कों, चरागाहों का बाढ़ अपरिवर्तन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर बनाने चाहिए जिसकी वजह से अगर कोई भी डैमेज होता है उससे लड़ने के लिए लोग तैयार रहें। जैसे सामान्य अच्छे निर्माण अभ्यास के कुछ उदाहरणों में क्या क्या शामिल हैं। खंभों यानी स्टिल्स या मिट्टी के टीले जैसे अर्दन माउंट्स, इन सबको बनाना चाहिए। खाद्य सामग्री का भंडारण करने वाले भवनों को हवा और जल के खतरे से सुरक्षित रखना चाहिए। साइक्लोन शेल्टर भी बना सकते हैं जहाँ पे जितने भी लोगों को इवैक्यूएट करके रखना है उनको रखा जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि इंडिया में बनते रहे। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है, जैसे अगर हम बात करें तीव्र और कुशल प्रतिक्रिया को सुगम बनाने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि लोगों को पता रहे कि यहाँ जाना इस समय पे ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो हम कहाँ पे इवैक्यूएट होकर रह सकते हैं। चक्रवात संबंधी पूर्व चेतावनी संकेतकों, साइक्लोन अर्ली वार्निंग सिग्नल के बारे में जागरूकता भी होनी चाहिए, पहुंच भी बढ़नी चाहिए। चक्रवात पूर्व चेतावनी के लिए सूचना प्रसार चैनलों को बढ़ावा देना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, क्योंकि इससे भी यही सारे डिजास्टर्स देखता है, या भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। याद रखिएगा कब आया था। दूसरा, यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाता, योजना बनाता, दिशा निर्देश देता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है, मतलब हाईएस्ट लेवल पे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में बात करते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जब भी आप देखते हैं कहीं भी आपदा आती है तो यही बल है जो सबसे पहले कार्य करती है। तो भारत में एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था और यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में काम करती है। प्राकृतिक आपदाओं से भी निपटती है और मानव निर्मित आपदाओं से भी निपटती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। वर्तमान में एनडीआरएफ के 12 बटालियन हैं, जिसमें बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ के से 3-3, सीआईएसएफ से भी है, एसएसबी से, आईटीपीबी से 2-2 बटालियन है, याद रखिएगा। मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। चक्रवात क्या है, साफ साफ चक्रवात बताना है, जिसमें आपको डायग्राम भी बनाना है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर बताते हेतु इसके नामकरण की प्रक्रिया का उल्लेख करें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। एनडीएमए का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2001 के तहत किया गया है। कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और मैं कमेंट सेक्शन में ही आपका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड एंड फॉलो अस।